द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट में आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत। आप लोग आशा करता हूं कि कुशल पूर्वक होंगे, पठन पाठन का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि विज्ञान के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। हर घर में विद्युत का उपयोग करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ सकता है कि विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, अर्थात विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, बिजली धारा की इकाई क्या है, मतलब विद्युत धारा की इकाई क्या है। ऑप्शन ए करा है वोल्ट, ऑप्शन सी करा है ओम, ऑप्शन सी करा है एम्पियर, ऑप्शन डी करा है वाट। यहां बता दें प्यारे बच्चों की करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। विद्युत धारा की इकाई जो होगी एम्पियर होगी। आइए आज का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि विद्युत विभव का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए करा है वोल्ट, ऑप्शन बी करा है जूल, ऑप्शन सी करा है ओम, ऑप्शन सी करा है एम्पियर। तो प्यारे बच्चों, विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। क्यों? क्योंकि जूल जो है कार्य का मात्रक है। किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक है। और ओम क्या है? प्रतिरोध का मात्रक है। एम्पियर का है, अभी अभी हमने बताया, विद्युत धारा का मात्रक है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया कि विद्युत विभव का मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। आज का क्वेश्चन नंबर 3, शक्ति की इकाई क्या है। तो ऑप्शन ए कर रहा है जूल, ऑप्शन सी कर रहा है वाट, ऑप्शन सी कर रहा है एम्पियर, ऑप्शन डी कर रहा है वाट। यहां बता दें प्यारे बच्चों कि करेक्ट आंसर आपका जो होगा वाट होगा। आइए आज का चौथा क्वेश्चन देखें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है। 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों? क्या यह 1 यूनिट के बराबर होता है? क्या यह 3.6 इंटू 10 की पावर 5 जूल होता है? क्या यह 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है? क्या यह 3.6 इंटू 10 की पावर 4 जूल होता है? क्या यह 36 जूल होता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा प्यारे बच्चों। 1 किलोवाट घंटा को ही 1 यूनिट कहते हैं, जिसका मान 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है। आज का 5वां क्वेश्चन है परावर्तन के कितने नियम है। ऑप्शन ए करा है 1 नियम, ऑप्शन बी करा है 2 नियम, ऑप्शन सी करा है 3 नियम, ऑप्शन डी करा है 4 नियम। बता दें कि परावर्तन के जो होते हैं 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। आज का 6वां क्वेश्चन है अवतल दर्पण के फोकस कहाँ होता है। कह रहा है कि अवतल दर्पण का फोकस कहाँ होता है। ऑप्शन ए कह रहा है दर्पण के सामने, ऑप्शन बी कह रहा है दर्पण के पीछे, ऑप्शन सी कह रहा है किसी भी ओर, ऑप्शन कह रहा है कोई नहीं। तो बता दें भाई, अवतल दर्पण का जो फोकस होता है दर्पण के सामने होता है। कहाँ होता है? दर्पण के सामने होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। आज का क्वेश्चन नंबर 7, उत्तल दर्पण का फोकस कहाँ होता है। तो ठीक उसी का उल्टा क्वेश्चन है। क्या यह दर्पण के सामने होता है? क्या यह दर्पण के पीछे होता है? क्या यह दोनों ओर होता है? क्या कोई नहीं? तो यहाँ बता दें प्यारे बच्चों कि उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है दर्पण के पीछे होता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। आज का 7वां क्वेश्चन है परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है। पहला कराया आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन बी कराया आपतन कोण परावर्तन कोण से जो होता है छोटा होता है, ऑप्शन सी करा है आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, ऑप्शन डी करा है कोई संबंध नहीं होता है। यहाँ बता दें कि हमेशा परावर्तन के नियम में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है।
आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण जो कोण बनाते हैं अभिलंब से बराबर होता है। आइए आज का अगला क्वेश्चन देखता हूं मैं। आज का 9वां क्वेश्चन है, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। यह पूछ रहा है प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ऑप्शन ए आपका कह रहा है आभासी व सीधा होता है। ऑप्शन बी कह रहा है वास्तविक व उल्टा बनता है। ऑप्शन सी कह रहा है वास्तविक और सीधा बनता है, कोई नहीं। तो यहाँ पर बता दें कि उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चों, आभासी बनता है और सीधा बनता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। आज का 10वां क्वेश्चन है, ओम का नियम किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए कह रहा है आपका तापमान पर। ऑप्शन बी कह रहा है दाब पर। ऑप्शन सी कह रहा है लंबाई पर। ऑप्शन डी कह रहा है द्रव्यमान पर। तो यहां पर यह है कि ओम का नियम किस पर निर्भर करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ताप पर। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, ताप के घटाने पर चालक के लिए प्रतिरोध का मान घट जाता है। यद्यपि ऐसा नहीं है, वो हम अगर कहें तो प्रतिरोध जो है आप देख सकते हैं, एक रूल है R इक्वल टू रो यल अपान ए। तो यहां से अगर हम कहें कि जो प्रतिरोध होता है प्यारे बच्चों, तो यह प्रतिरोध जो होता है चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से ये भी कह सकते हैं, चूंकि यहाँ लंबाई दिया हुआ है लेकिन कुल मिला के आपका एक ही ऑप्शन मारना था, तो तापमान है। चलिए आगे हम देखते हैं आज का 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन कर रहा है प्रतिरोध की इकाई क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है प्यारे बच्चों वोल्ट। ऑप्शन बी कह रहा है ओम। ऑप्शन सी कह रहा है वाट। ऑप्शन सी कह रहा है जूल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों ओम। क्या होगा? ओम होगा। आइए आज का 12वां क्वेश्चन हम देखते हैं प्यारे बच्चों। जब वोल्टेज स्थिर हो तो प्रतिरोध बढ़े तो धारा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम एक चीज सूत्र देख लें प्यारे बच्चों कि V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि अगर वोल्टेज को स्थिर कर दोगे तो अगर प्रतिरोध बढ़ाओगे तो धारा का मान घटेगा। तो यहाँ पूछा है वोल्टेज स्थिर हो तो प्रतिरोध बढ़े तो धारा क्या होगा? घटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ऑप्शन ए सही होगा। आइए हम आज का 13 क्वेश्चन देखें। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है। तो एलईडी का लाइट इमिसिव डायोड होता है। तो यहाँ पर बता दें प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन बी सही होगा। तो लाइट इमिशन डिवाइस नहीं होगा, लो एनर्जी डिवाइस नहीं होगा, लाइट एनर्जी डायोड ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी सही होगा प्यारे बच्चों। आज का 14 क्वेश्चन है कि श्रृंखला संयोजन में कुल प्रतिरोध क्या होता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है प्यारे बच्चों की बढ़ता है। ऑप्शन बी कह रहा है घटता है। ऑप्शन सी कह रहा है समान रहता है। ऑप्शन डी कह रहा है शून्य होता है। तो श्रृंखला संयोजन में प्रतिरोध का मान हमेशा बढ़ता है क्योंकि सभी प्रतिरोधों के योग फल के बराबर होता है। अर्थात यह कहें कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए समस्त प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध होता है वह उन प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात आर टी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn होता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि तुल्य प्रतिरोध का मान जो है बढ़ता है, न कि घटता है। आइए हम आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। तो आज का 15 क्वेश्चन है समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध ठीक उल्टा होगा। ऑप्शन ए कह रहा है घटता है। ऑप्शन बी कह रहा है बढ़ता है। ऑप्शन सी कहता है समान रहता है। ऑप्शन डी कह रहा है दोगुना रहता है। तो यहाँ बता दें समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध जो होता है घटता है। इसका सूत्र अगर देखें 1/RT इक्वल टू
1/r1 प्लस प्लस 1/r n होता है। तो इस प्रकार जो तुल्य प्रतिरोध आता है वो सबसे कम प्रतिरोध के मान से भी कम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि आर टी ग्रेटर देन आर मिनिमम। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि तुल्य प्रतिरोध का मान समांतर क्रम में जुड़े हुए सबसे कम प्रतिरोध के मान से भी कम होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। चालक में धारा की दिशा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्या यह ऋण से धन की ओर होती है? क्या यह धन से ऋण की ओर होती है? क्या यह ऊपर से नीचे होती है? क्या यह कोई नहीं होगा? तो प्यारे बच्चों, धारा की जो चालक में धारा की दिशा होता है धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। आज का 17 क्वेश्चन है। चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन चलते हैं। चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन चलते हैं, किस ओर चलते हैं प्यारे बच्चों? क्या यह धन से ऋण की ओर चलते हैं? क्या यह ऋण से धन की ओर चलते हैं? क्या यह कोई नहीं या दोनों? तो यहाँ पर बता दें प्यारे बच्चों कि चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर चलते हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। आज का क्वेश्चन नंबर 18 है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है कि टेस्ला होगा, ऑप्शन बी कह रहा है ओम होगा, ऑप्शन सी कह रहा है वोल्ट होगा, ऑप्शन डी कह रहा है वाट होगा। तो यहाँ बता दें चुंबकीय क्षेत्र का जो इकाई होगा प्यारे बच्चों टेस्ला होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखता हूं। विद्युत धारा वहन करने वाले तार के चारों ओर बनता है। क्या बनता है प्यारे बच्चों? क्या यह चुंबकीय क्षेत्र बनता है? क्या विद्युत क्षेत्र बनता है? क्या ताप क्षेत्र बनता है? कुछ नहीं बनता है। तो बता दें यहाँ पर क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र बनता है। आज का 20वां क्वेश्चन है। फ्यूज तार में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है क्या लोहे का, क्या तांबे का, क्या टीन और शीशा का, क्या एल्युमिनियम का? सही आंसर होगा प्यारे बच्चों कि फ्यूज तार में टीन और शीशा का उपयोग किया जाता है। आज का 21वां क्वेश्चन है। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? यहाँ ऑप्शन ए कह रहा है प्यारे बच्चों की हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी कह रहा है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी कह रहा है ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन डी कह रहा है आर्गन गैस। तो बता दें कि बल्ब में कौन सी गैस भरा जाता है प्यारे बच्चों? आर्गन गैस। और आपको जितनी भी खाने की सामग्री मिलती है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस। आज का 22 क्वेश्चन है। धारा मापने का यंत्र है। क्या यह ऑप्शन ए कह रहा है वोल्ट मीटर है, क्या मीटर है, क्या गैल्वेनोमीटर है, क्या थर्मामीटर है? तो सही आंसर होगा आपका अमीटर। वैद्युत धारा के मापने के यंत्र को अमीटर कहते हैं। आज का 23 क्वेश्चन है। वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्या श्रृंखला क्रम में, क्या समांतर क्रम में, या दोनों क्रम में, कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि हम किस में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। आइए प्यारे बच्चों आज का 24वां क्वेश्चन देखें। अमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाता है, बी कह रहा है आपको कि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ऑप्शन सी कह रहा है कोई नहीं, ऑप्शन डी कह रहा है दोनों। तो सही आंसर होगा कि अमीटर को श्रृंखला में सर्किट में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रृंखला में जोड़ा जाता है। चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है? क्या आकर्षण होता है, क्या विकर्षण होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है, दोनों? तो सही आंसर होगा कि चुंबक के समान ध्रुवों के बीच में विकर्षण होता है। ऑप्शन बी सही होगा। आज का 26 क्वेश्चन। चुंबक के विपरीत ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण होता है, विकर्षण होता है,
कुछ नहीं, कोई प्रभाव नहीं होता है। तो सही आंसर होगा कि चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। आज का 27 क्वेश्चन है, चुंबक का उत्तर ध्रुव किस दिशा में स्थिर होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि चुंबक का उत्तर ध्रुव किस दिशा में स्थिर होता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में। तो इसका सही उत्तर होता है प्यारे बच्चों कि उत्तरी ध्रुव हमेशा उत्तर दिशा में होता है। कहने का मतलब चुंबक का वह ध्रुव जो उत्तर की दिशा में ठहरता है उसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, तथा जो ध्रुव चुंबक का दक्षिण दिशा में ठहरता है उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्योंकि पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव दक्षिण की ओर और दक्षिणी ध्रुव उत्तर की ओर होता है। करेक्ट आंसर इस प्रकार आपका सी होता है। आज का 28वां क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है जूल, ऑप्शन बी कह रहा है वाट, ऑप्शन सी कह रहा है वोल्ट, ऑप्शन डी कह रहा है ओम। सही आंसर होगा प्यारे बच्चों कि ऊर्जा का जो एसआई यूनिट होता है जूल होता है। कार्य का एसआई इकाई क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है जूल होता है, ऑप्शन बी कह रहा है न्यूटन होता है, ऑप्शन सी कह रहा है वाट होता है, ऑप्शन सी डी कह रहा है ओम होता है। तो यहाँ बता दें कि कार्य का एसआई इकाई जो होता है जूल होता है। क्यों? क्योंकि न्यूटन बल का इकाई होता है, वाट पावर का इकाई है, ओम प्रतिरोध का इकाई है। आज का 30 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, शक्ति का सूत्र होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? पहला कह रहा है कार्य गुणे समय, दूसरा कह रहा है बी में कि कार्य अपान समय, ऑप्शन सी कह रहा है समय अपान कार्य, ऑप्शन डी कह रहा है कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? कार्य बटे समय। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि P बराबर W अपान टी होता है और वाट इक्वल टू जूल अपान सेकेंड होता है। आइए आज का 31 क्वेश्चन देखें, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? क्या मीठा होता है, खट्टा होता है, कड़वा होता है, नमकीन होता है? तो अम्ल का जो स्वाद होता है खट्टा होता है। क्या होता है अम्ल का स्वाद? खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है मीठा होता है, कड़वा होता है, खट्टा होता है, नमकीन होता है। तो क्षार का स्वाद जो होता है प्यारे बच्चों कड़वा होता है। 33 क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार जब परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उससे क्या बनता है? ऑप्शन ए कह रहा है लवण व जल बनता है, ऑप्शन बी कह रहा है गैस व जल बनता है, ऑप्शन सी कह रहा है ऑक्सीजन व जल बनता है, ऑप्शन डी कहता है कोई नहीं। तो यहाँ पर बता दें अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। आइए आज का 34 क्वेश्चन देखा जाए, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि क्या टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, क्या एस्टिक अम्ल पाया जाता है, क्या सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, क्या लैक्टिक अम्ल पाया जाता है? तो बता दें प्यारे बच्चों कि नींबू में जो एसिड पाया जाता है उसको हम सिट्रिक एसिड कहते हैं। आज का 35 क्वेश्चन है, यह Cl क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है अम्ल है, ऑप्शन बी कह रहा है क्षार है, ऑप्शन सी कह रहा है लवण है, ऑप्शन डी कह रहा है ऑक्साइड है। तो यह Cl क्या है? एक अम्ल है। कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल है। आज का अगला क्वेश्चन, NaOH क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है कि अम्ल है, ऑप्शन बी कह रहा है क्षार है, ऑप्शन सी कह रहा है लवण है, ऑप्शन डी कह रहा है गैस है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या है प्यारे बच्चों? क्षार है। आज का 37 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों,
बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी कह रहा है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा प्यारे बच्चों? सोडियम बाइकार्बोनेट। आज का 38 क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए कहता है CaOCl2 है, ऑप्शन बी कह रहा है NaCl है, ऑप्शन सी कह रहा है Na2CO3 है, ऑप्शन डी कह रहा है HCl है। तो करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों, क्या होता है? CaOCl2 होगा। आज का 39 क्वेश्चन है, डबल डिस्प्लेसमेंट अपक्रिया का उदाहरण है? क्या ऑप्शन ए है, क्या ऑप्शन बी है, क्या ऑप्शन सी है, क्या ऑप्शन डी है? तो डबल डिस्प्लेसमेंट की अपक्रिया होता है कि पहले दो यौगिक होना चाहिए। मैग्नीशियम HCl में एक यौगिक है, एक तत्व है, एक यौगिक है। कैल्शियम सी में केवल एक यौगिक है, और ऑप्शन बी में क्या है कि दोनों गैस ही है। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा प्यारे बच्चों, वह ऑप्शन ए होगा, क्योंकि दो यौगिक होने चाहिए। NaCl एक कंपाउंड है, AgNO3 एक कंपाउंड है, NaNO3 के साथ क्रिया करके NaNO3 बना लेगा, और AgCl के साथ क्रिया करके AgCl बना लेगा। तो यह अपक्रिया हमारा डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट अपक्रिया कहलाएगी। आइए देखते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 5 होता है, ऑप्शन बी कह रहा है 6 होता है, ऑप्शन सी कह रहा है 7 होता है, ऑप्शन डी कह रहा है 8 होता है। तो बता दें कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और परमाणु भार 12 होता है। इसका जो सिंबल होता है प्यारे बच्चों, कार्बन का C612 होता है। तो यह 6 जो है परमाणु क्रमांक होता है, और 12 जो होता है उसका परमाणु भार होता है। आइए आज का 41 क्वेश्चन देखा जाए। यहां से बायो शुरू होता है। मनुष्य में पाचन प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? तो ऑप्शन ए कह रहा है पेट में, मुख में, छोटी आंत में, बढ़िया। तो पाचन क्रिया कहां से शुरू होता है भाई? तो पाचन क्रिया का शुरुआत जो होता है मुख गुहा से होता है, मुख से होता है। ऑप्शन बी सही होगा। आज का 42 क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है क्या ट्रिप्सिन पाया जाता है, ऑप्शन बी कह रहा है क्या एमाइलेज पाया जाता है, ऑप्शन सी कह रहा है क्या पेप्सिन पाया जाता है, ऑप्शन डी कह रहा है लाइपेज पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों कि एमाइलेज पाया जाता है। तो लार में पाए जाने वाले एंजाइम को एमाइलेज कहते हैं। आज का क्वेश्चन जो है 43, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निकलने वाली गैस का नाम बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या ऑक्सीजन गैस निकलती है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, क्या नाइट्रोजन गैस निकलती है, क्या हाइड्रोजन गैस निकलती है? तो सही आंसर जो होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो गैस निकलती है उस गैस का नाम ऑक्सीजन गैस है। आज का 44 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मनुष्य में श्वसन के लिए कौन सी गैस ली जाती है? तो मनुष्य जब श्वसन करता है उसमें ली जाने वाली गैस कौन सी गैस है? क्या ऑक्सीजन गैस है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्या हाइड्रोजन गैस है, क्या नाइट्रोजन गैस है? अगर सच बताया जाए तो मनुष्य श्वसन की क्रिया में जो गैस लेता है वो ऑक्सीजन गैस होता है। अगर पूछा जाए कि श्वसन क्रिया में कौन सी गैस छोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। आज का 45 क्वेश्चन, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी होती है? या पूछा जाए कि हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो सबका आंसर जवाब होगा सी, 4 होता है। हृदय में प्रकोष्ठों की कुल संख्या 4 होती है। यहाँ ऑप्शन दिया है 2, ऑप्शन बी दिया है 3, ऑप्शन सी दिया है 4, ऑप्शन डी दिया है 5। तो करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों, क्या होता है? 4 होता है। आज का 46 क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किससे आता है?
तो ऑप्शन ए कह रहा है क्या हीमोग्लोबिन के कारण आता है, ऑप्शन बी कह रहा है क्या माइटोकांड्रिया के कारण आता है, ऑप्शन सी कहता है क्या प्लेलेट्स के कारण आता है, ऑप्शन डी कह रहा है क्या फाइवेरिन के कारण होता है। तो यहाँ पर बता दें प्यारे बच्चों कि रक्त लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। माइटोकांड्रिया का काम जो है भोजन का संचय और प्लेलेट्स का काम है खून को थक्का जमाना। इस प्रकार फाइवेरिन का भी कार्य होता है। तो आइए आज का 47 क्वेश्चन देखा जाए। तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है। यहाँ पर पूछा है प्रश्न कि तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है। तो तंत्र का जो मुख्य अंग पूछा गया है, ऑप्शन ए कह रहा है क्या हृदय है, ऑप्शन बी कह रहा है क्या मस्तिष्क है, ऑप्शन सी कह रहा है क्या यकृत है, ऑप्शन डी कह रहा है क्या गुर्दा है। तो इसका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों मस्तिष्क होगा। आज का 48 क्वेश्चन है हार्मोन्स क्या है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि क्या रासायनिक संदेशवाहक है, क्या एंजाइम है, क्या प्रोटीन है, क्या वसा है। तो सही आंसर यह है कि हार्मोन्स जो होता है एक रासायनिक संदेशवाहक होता है। आज का 49 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पादप में वृद्धि के लिए मुख्य हार्मोन्स कौन सा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है क्या ऑक्सिन है, ऑप्शन बी कह रहा है क्या एड्रेनालिन है, ऑप्शन सी कह रहा है क्या इंसुलिन है, ऑप्शन डी कह रहा है क्या मेलाटोनिन है। तो सही आंसर जो होगा कि पादप में वृद्धि के लिए मुख्य हार्मोन्स जो होता है उसको हम ऑक्सिन कहते हैं। तो पादपों में वृद्धि का जो मुख्य हार्मोन्स होता है प्यारे बच्चों, तो वह क्या होता है, ऑक्सिन होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मानव में उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन सा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है क्या लीवर है, ऑप्शन बी कह रहा है क्या किडनी है, ऑप्शन सी कह रहा है क्या पाचन तंत्र है, ऑप्शन डी कह रहा है क्या फेफड़ा है। तो बता दें प्यारे बच्चों कि मानव में उत्सर्जन का जो मुख्य अंग होता है वो क्या होता है, किडनी होता है। क्या होता है, किडनी होता है। तो आज के हमारे यहाँ पर द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट के अंतर्गत साइंस के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूर्ण होते हैं। तो आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच नाइस। जय हिंद, जय भारत।